बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। स्टेटमेंट इज फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर दो वेक्टर्स गिवन हैं। हमें इन दो वेक्टर्स के दरमियान मौजूद एंगल थीटा का कोसाइन मालूम करना है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स के अंदर हमें इसी तरह से u और v दो वेक्टर्स गिवन हैं और हमें सेम काम करना है। हमें उन दो वेक्टर्स के दरमियान मौजूद एंगल का कोसाइन मालूम करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा और इसके अलावा फोर्थ पार्ट सॉल्व करूंगा। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब जरा हम रिकॉल करते हैं कि कोसाइन थीटा की जो वैल्यू है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं। u और v दो वेक्टर्स हैं। अगर u और v दोनों वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होंगे तो कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? शाबाश जी, अगर पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होंगे तो उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? आंसर इज 0 डिग्रीज। कोसाइन ऑफ 0 क्या होता है? आंसर इज 1। यानी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होंगे तो कोसाइन थीटा की वैल्यू आएगी 1। अगर उन दो वेक्टर्स के दरमियान मौजूद एंगल एक्यूट होगा यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, तो फिर कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? द आंसर इज पॉजिटिव वैल्यू। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर u और v परपेंडिकुलर होंगे तो फिर एंगल होगा 90 डिग्रीज और कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज होता है 0। अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज हुआ यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो कोसाइन ऑफ थीटा नेगेटिव आएगा। और अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हुए यानी इस तरह से अगर ये दो वेक्टर्स हुए तो फिर कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी -1। स्टूडेंट्स, ये हैं पॉसिबिलिटीज। हम कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। उस वैल्यू को देखकर हमें पता चल जाएगा कि एंगल थीटा क्या होगा। हम इनफैक्ट यहां पर एंगल थीटा कैलकुलेट भी कर लेंगे क्योंकि एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा गया है एग्जांपल नंबर 4 में, जो कि एक्सरसाइज 7.3 से पहले है। यहां पर भी ये चेंज लाया जा सकता है कि आपको कहा जाए कि आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान मौजूद एंगल मालूम करें। तो पहले हम कोसाइन ऑफ थीटा मालूम कर सकते हैं और उसके बाद हम वो एंगल भी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कौन सा ऐसा फार्मूला पढ़ा है कि जिसके अंदर कोसाइन ऑफ थीटा आता हो? शाबाश जी, हमने पिछले यानी जब डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट हमने डिस्कस की तो उसमें कौन सा फार्मूला था जिसके अंदर कोसाइन ऑफ थीटा आया था? जी, u डॉट v का जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। u डॉट v इज इक्वल टू uv कोसाइन ऑफ थीटा। अब यहां पर ये u और v दोनों वेक्टर्स हैं। ये u और v, मैंने ये वेक्टर्स का जो सिंबल है ये इनके नीचे यूज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये u इस वेक्टर u का मैग्नीट्यूड है और ये v इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है। स्टूडेंट्स, ये है वो फॉर्मूला जिसके अंदर आ रहा है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जी, कोसाइन थीटा की वैल्यू होगी u डॉट v डिवाइडेड बाय uv। यानी हमें अगर कोसाइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे पास u डॉट v यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स होने चाहिए। अब इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे मालूम कर सकते हैं? कोई दूसरा ऑप्शन? जी, हमने एक दूसरा तरीकेकार भी पढ़ा था जो कि एनालिटिकल है। हम उस तरीके से मालूम कर सकते हैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। हम कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट लेकर इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने कोसाइन थीटा मालूम करने के लिए पहले 3 काम करने हैं। एक तो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है और दूसरा हमने u और v के मैग्नीट्यूड्स मालूम करने हैं। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे u डॉट v। वेक्टर u पहले लिखेंगे 3i प्लस j माइनस k।
डॉट 2i माइनस जे प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। u डॉट v 3 2s are 6, इसके साथ ये i और ये i यूनिट वेक्टर्स। i डॉट i क्या होता है जी, i डॉट i होता है 1। क्यों? क्योंकि i और i के दरमियान मौजूद एंगल क्या है, एंगल है 0 और i का मैग्नीट्यूड भी 1, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, i डॉट i 1। ये आ गया 6। इसके बाद अगर हम इसी को माइनस जे और प्लस के के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, i डॉट जे। i और j के दरमियान चूंकि 90 डिग्रीज एंगल बनता है, सो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है 3i का माइनस जे के साथ वो आ जाएगा 0। और उसके बाद अगर हम 3i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ करेंगे तो वो भी आ जाएगा 0, क्योंकि i और k के दरमियान भी 90 डिग्रीज एंगल बनता है। सो हम सिर्फ लाइक कंपोनेंट्स के दरमियान प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। 3 2s are 6, i डॉट i हो गया 1। उसके बाद है प्लस j और यहां पर है माइनस जे। प्लस 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमें मिलेगा -1। j डॉट j हो गया 1। अगेन वही बात, j डॉट i 0 होगा, j डॉट k भी 0 होगा, क्योंकि j और k के दरमियान भी एंगल 90 डिग्रीज होता है। देन -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -1। k डॉट i 0, k डॉट j भी 0। ये हमारे पास u डॉट v की वैल्यू आ रही है 6 - 2 is 4। u डॉट v की वैल्यू आ गई। अब हम वेक्टर u और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और सिंपली आप u भी लिख सकते हैं, दोनों बातें दुरुस्त हैं। वेक्टर u का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 1 is 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11। इसके बाद हम मालूम करते हैं v का मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर v था 2i माइनस जे प्लस के, सो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 and +1 is 6। हमारे पास तीनों काम हो चुके। अब हम एंगल फाइंड आउट कोसाइन ऑफ द एंगल मालूम करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस u डॉट v इज इक्वल टू uv कोसाइन ऑफ थीटा, सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर uv, पुटिंग वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज पुट करते हैं। u डॉट v की वैल्यू है हमारे पास 4, u की वैल्यू हमारे पास थी स्क्वायर रूट ऑफ 11 और स्टूडेंट्स v की वैल्यू थी हमारे पास, यानी v का मैग्नीट्यूड है वेक्टर v का स्क्वायर रूट ऑफ 6। कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 11, 6 आर 66 का स्क्वायर रूट। ये हमारा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये वैल्यू 1 नहीं है। अगर ये वैल्यू 1 होती तो इसका मतलब ये होता कि u और v पैरेलल इन सेम डायरेक्शन है। ये वैल्यू 1 नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी अदर देन 1 पॉजिटिव नंबर हमारे पास ये आ रहा है। थीटा क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। थीटा 0 तो नहीं है, थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा एक्यूट है, या थीटा 180 डिग्रीज है। द आंसर इज थीटा एक्यूट है। यहां पर u और v के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो एक्यूट है।
स्टूडेंट यहां पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो एंड हो चुका है, लेकिन फर्ज करें अगर हमें यहां पर कहा जाता कि फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी, तब हम क्या करते, हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करते और यहां पर हम इस वैल्यू पर कोसाइन इनवर्स अप्लाई कर देते। यानी मैं इजाफी स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं, आप समझें कि हमें एंगल मालूम करने के लिए कहा गया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 66, और हम यहां पर कैलकुलेटर यूज करते हुए ये एंगल मालूम कर लेते। चले मैं आपके लिए ये एंगल कैलकुलेट करता हूं। शिफ्ट कोसाइन यानी कोसाइन इनवर्स अप्लाई करने के लिए अब ब्रैकेट स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हम चूज करेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 66, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और हमारे पास एंगल आ रहा है 60.504 डिग्रीज। यह है स्टूडेंट्स यू और वी के दरमियान बनने वाला एंगल। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट। यहां पर हमें वेक्टर इस अंदाज में गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे आई जे के फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेक्टर u है 2i माइनस 3j प्लस k, और वेक्टर v है 2i प्लस 4j प्लस k। अगेन हमें कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v मालूम करना है, सो हम u डॉट v मालूम करते हैं पहले। 2i, ये हम यहां पर भूल गए कैप्स डालना, ये नहीं भूलना हमें क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। 2i माइनस 3j प्लस k डॉट 2i प्लस 4j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। अगेन लाइक कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे। 2 2s are 4, माइनस 3 इंटू प्लस 4 इज माइनस 12, एंड प्लस 1 इंटू प्लस 1 इज 1। 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 12 इज माइनस 7। ये आ गई u डॉट v की वैल्यू। अब हम वेक्टर u और v का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। u मैग्नीट्यूड, जिसको सिंपल u से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 इज 14। ये आ गई u की वैल्यू। अब v का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 1 इज 21। स्क्वायर रूट ऑफ 21। स्टूडेंट्स अब मालूम करते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। सिंस u dot v is equal to uv cosine theta, so cosine theta is equal to u dot v over uv. Putting values, cosine of theta is equal to u dot v की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -7, u की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 14, और v की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब स्टूडेंट्स ये है 7 2s are 14 और ये है 7 3s are 21। इसका मतलब है कि 7 7s are 49 और जो 2 और 3 बचता है वो 2 3s are 6। 49 into 6
हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे बन जाएगा। मैंने इस तरह से वर्किंग इसलिए सोची है कि 49 का स्क्वायर रूट देन हमारे पास मिल जाएगा, दैट इज 7। सो हम इसे लिख सकते हैं -7 ओवर 49 इंटू 6। दोबारा से जरा सोच लें, 14 है हमारे पास 7 इंटू 2 और 21 है 7 इंटू 3। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, सो हम इन्हें एक स्क्वायर रूट के नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 7 7 आर 49, 2 3 आर 6। 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 7, सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -7 ओवर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब ये 7 और 7 कैंसिल, हमारे पास कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू -1 नहीं है, ये वैल्यू -1 के अलावा ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। थीटा एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज? द आंसर इज ऑब्ट्यूज होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो एंड हो गया, लेकिन हम वो थीटा भी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें वो थीटा कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। चूंकि कोसाइन इनवर्स की रेंज में ऑब्ट्यूज एंगल्स शामिल हैं, सो हमें वो ऑब्ट्यूज एंगल डायरेक्ट मिल जाएगा। कोसाइन इनवर्स ब्रैकेट में हमारे पास नेगेटिव, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर है हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 6। आंसर इज 114.095। 114.095 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, ये एंगल कैलकुलेट करना मैंने आपको इसलिए बताया कि जो एग्जांपल 4 है एक्सरसाइज से पहले, उसमें एंगल मालूम करने का कहा गया, तो आप बासानी इस पैटर्न के मुताबिक एंगल मालूम कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 3. Statement is, find a real number alpha so that the vectors u and v are perpendicular. Students, हमें given है दो vectors, हमें कहा गया है कि u और v अगर perpendicular हैं तो अल्फा की वैल्यू मालूम करें। अल्फा हमारे पास यहां मौजूद है, यानी हमें u और v को perpendicular कंसिडर करते हुए अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट सिमिलर है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 से पहले वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है, वो भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें कहा जा रहा है कि u और v परपेंडिकुलर हैं, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लें? जी, अगर u और v परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्रीज है, और अगर एंगल 90 डिग्रीज है तो u डॉट v, जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो u v कोसाइन 90 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0, u डॉट v हो जाएगा 0। यानी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। हम यहां पर लिखेंगे एज u is perpendicular to v, so u dot v is equal to 0। u और v का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। हम लेफ्ट साइड पर u और v का डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। हमारे पास है वेक्टर u अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k डॉट i प्लस अल्फा j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। अल्फा इंटू 1 विल बी अल्फा, i डॉट i हो गया 1,
plus 2 alpha plus alpha will be plus 2 alpha square or minus 1 into plus 3 will be minus 3 is equal to 0. स्टूडेंट्स, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए. हमारे सामने आ गई है ये इक्वेशन. ये किस टाइप की इक्वेशन है? द आंसर इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा में. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं. 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब जरा रिकॉल करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने कौन से 3 मेथड्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में. शाबाश जी. पहला मेथड था बाय फैक्टराइजेशन, यानी हम मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बना लें. दूसरा मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हमें अच्छा नहीं लगता. अक्सर स्टूडेंट्स को ये भूल जाता है और जिनको आता भी है उन्हें ये मेथड अच्छा नहीं लगता. और तीसरा मेथड था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है. उसके लिए 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है -6 और ये है +1. हमें दो ऐसे नंबर्स की तलाश है कि जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम या डिफरेंस 1 हो. क्या होंगे जी? एक होगा +3 और दूसरा होगा -2. +3 -2 1 और प्रोडक्ट इनका बनेगा -6. सो हम यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करने में कामयाब हो गए. 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +3 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है? आंसर इज 2 अल्फा. अल्फा -1 प्लस 3 अल्फा -1. अब ये हमारे पास बन गए दो फैक्टर्स. एक है 2 अल्फा प्लस 3 और दूसरा है अल्फा -1. अब क्या करें जी? आप में से फौरन सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 ले लें. स्टूडेंट्स, यहां पर एक मैं इजाफा करता हूं. फर्ज करें यहां पर 5 लिखा हो. अब ये 3 फैक्टर्स हो गए. इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है. अब आप क्या 3 केसेस बनाएंगे? द आंसर इज नो. आप 2 अल्फा प्लस 3 को इक्वल टू 0 ले सकते हैं. आप अल्फा -1 को इक्वल टू 0 ले सकते हैं, लेकिन 5 को इक्वल टू 0 नहीं ले सकते. इसका मतलब यह हुआ कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद हो, लेकिन किसी कांस्टेंट को आप इक्वल टू 0 नहीं ले सकते. यहां पर भी आपके 2 केसेस ही बनेंगे. एक और बात, फर्ज करें ये 5 यहां नहीं है. 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 की बजाय हम यहां फर्ज कर लेते हैं कि यहां आ रहा है 8. 0 नहीं है, यहां पर 8 है. तो अब आप क्या करेंगे जी? आप करेंगे 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और अल्फा -1 इज इक्वल टू 8 और अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी. और ये है गलत तरीकेकार. ये मैथमेटिकल स्टेप ही नहीं है. क्यों नहीं है? ये कंसेप्चुअली गलत है. अब क्यों गलत है? स्टूडेंट्स, अगर 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो 0 प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आ सकता है कि जब दोनों में से कोई एक लाजमी 0 हो. दोनों 0 हो यह भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक का 0 होना लाजमी है, तभी आंसर 0 आ सकता है. इसलिए हम दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लेते हैं और दोनों में से हम अननोन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं. लेकिन अगर इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 8 है तो यह जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक 8 हो. आप इन दोनों को इक्वल टू 8 नहीं ले सकते. हो सकता है इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 4 हो. 2 4s are 8. दोनों 8 नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 8 बन रहा है. प्रोडक्ट 0 आने के लिए दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट 8 आने के लिए या कोई भी नॉन जीरो नंबर आने के लिए दोनों का उस नॉन जीरो नंबर के बराबर होना हरगिज जरूरी नहीं है. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास चूंकि यहां पर 0 है, हम 2 केसेस बना सकते हैं. अगर 0 ना होता तो हम ये केसेस नहीं बना सकते थे. सो हम यहां पर लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू -3/2. ये हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू आ गई और यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1.
स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू अगर 1 होगी, आप ये 1 वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो बनने वाले दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अल्फा की वैल्यू अगर -3/2 होगी, आप अल्फा की वैल्यू यहां पर -3/2 पुट कर दें, बनने वाले दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। आप सोच रहे होंगे कि हम तो एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 6 रिलेटेड है इस प्रॉब्लम के साथ। मैंने ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.2 में सॉल्व नहीं किया था, इसीलिए कि मेरे जहन में था कि मैं इसे एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 6 के साथ सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है क्या? इफ यू V and W are three vectors, represents the sides of a triangle। ये तीन वेक्टर्स ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। हमें ये वैल्यू Z की मालूम करनी है। स्टूडेंट, सवाल ये है कि कोई से तीन वेक्टर्स किसी ट्रायंगल को कब रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने ये समझ लिया तो हम बासानी इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कंडीशंस टू फॉर्म अ ट्रायंगल बाय थ्री वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, तीन वेक्टर्स कब ट्रायंगल बनाते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बड़ी मजे की एक्टिविटी है। हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। U, V और W तीन वेक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने इन तीन वेक्टर्स को डायरेक्शन असाइन करनी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देते हैं, यानी हमारी डायरेक्शन ये हो गई। अब हम चेंज करेंगे, एक और ट्रायंगल बनाते हैं और U, V और W को डिफरेंट डायरेक्शंस असाइन करते हैं। अभी हमने किया था एंटी क्लॉकवाइज, अब हम कर लेते हैं क्लॉकवाइज। फिर ट्रायंगल बनाते हैं। हर दफा हमने डिफरेंट काम करना है, डिफरेंट डायरेक्शन असाइन करनी है। हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने यहां पर देखा एंटी क्लॉकवाइज, फिर देखा क्लॉकवाइज। अब हम करते हैं U को राइट डायरेक्शन देकर इन दोनों को अप डायरेक्शन दे देते हैं। इसके बाद U को राइट डायरेक्शन देकर दोनों को डाउन कर देते हैं। अब हम U को लेफ्ट डायरेक्शन देकर दोनों को अप और दोनों को डाउन करेंगे। U को लेफ्ट बनाकर दोनों को अप और यहां पर U को लेफ्ट बनाकर दोनों को कर देंगे डाउन। ये अभी तक हमारे 6 केसेस बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, दो और केसेस पॉसिबल हैं। इसके अंदर एक चेंज लाते हैं। U राइट साइड पर, W और V की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। W को कर देते हैं अप और V को कर देते हैं डाउन। अब इसमें चेंज लेकर आएंगे। U लेफ्ट है, W को कर देते हैं डाउन और V को कर देते हैं अप। स्टूडेंट्स, अगर तीन वेक्टर्स ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 8 डायरेक्शंस की पॉसिबिलिटीज हैं।
आप कोई नाइन्थ पॉसिबिलिटी इनसे डिफरेंट कभी भी मालूम नहीं कर सकेंगे। आप ये एक्टिविटी करके देखें, यही 8 पॉसिबिलिटीज अल्टीमेटली आपके सामने आएंगी। स्टूडेंट्स, अब इन 8 पॉसिबिलिटीज के रिजल्ट्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, यानी u, v और w का देखते हैं कि किस तरह से हमारे सामने सम बन रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस। एक बात याद रखिएगा, अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन में चलेंगे तो वेक्टर ऐड होगा, और अगर वेक्टर के अपोजिट चलेंगे तो वेक्टर सबट्रैक्ट होगा। हम स्टार्ट लेंगे हमेशा यहां से। अब यह है u प्लस v प्लस w, यहां पर वापस आ गए तो इसका मतलब है रिजल्टेंट हो गया 0, यानी इसको मैं लिखूंगा u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0। अब आ जाए इस पर, ये हमारे पास माइनस u माइनस v, चूंकि अपोजिट जा रहे हैं, माइनस w, वापस हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, यानी रिजल्टेंट हो गया 0। अब अगर आप ये माइनस कॉमन ले लें तो ये भी बन जाएगा u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0। अब जरा यहां पर आ जाएं, u प्लस v माइनस w, वापस यहां पर आ गए, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ये बन गया u प्लस v इज इक्वल टू w। यहां पर आ जाएं, यहां से स्टार्ट लिया u माइनस v प्लस w इज इक्वल टू 0। अब यहां से बन गया u प्लस w इज इक्वल टू v। बढ़ते हैं नेक्स्ट, माइनस u, यहां से स्टार्ट लिया माइनस u प्लस v माइनस w इज इक्वल टू 0। अगर आप माइनस u और माइनस w को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस w। नेक्स्ट, माइनस u माइनस v प्लस w इज इक्वल टू 0। यहां से बन गया हमारे पास w इज इक्वल टू u प्लस v। यहां आ जाए, u माइनस v माइनस w इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू v प्लस w। यहां पर आ गया माइनस u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0। यह आ गया v प्लस w इज इक्वल टू u। स्टूडेंट्स, ये 8 रिजल्ट्स जरा देखें हमें क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले 2 रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं कि 3 वेक्टर्स उस वक्त ट्रायंगल बनाते हैं कि जब तीनों का सम 0 हो, और बाकी जो 6 पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप उनमें देखें, u प्लस v इज इक्वल टू w, 2 का सम तीसरे के बराबर, 2 का सम तीसरे के बराबर, यहां पर भी 2 का सम तीसरे के बराबर, 2 का सम तीसरे के बराबर, यहां पर भी और यहां पर भी। यानी बाकी 6 पॉसिबिलिटीज हमें बता रही हैं कि अगर 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल हो, किसी 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल हो, तो वो 3 वेक्टर्स भी ट्रायंगल बना रहे होते हैं। इन 8 केसेस के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है ट्रायंगल बनाने की। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर वेक्टर्स ने ट्रायंगल फॉर्म करनी है तो उन तीनों वेक्टर्स को नॉन जीरो होना चाहिए, तीनों वेक्टर्स को नॉन जीरो होना चाहिए। और ये बात आपको अंडरस्टूड है कि अगर हमने 3 साइड्स फॉर्म करनी है किसी ट्रायंगल की, तो फिर उन तीनों वेक्टर्स का नॉन जीरो होना जरूरी है। दूसरी एक और बात भी है, वो तीनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल ना हो, कोई भी वेक्टर पैरेलल ना हो। ट्रायंगल में ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद नहीं होती, वो तीनों वेक्टर्स नॉन पैरेलल होने चाहिए। और देन हमारे पास वेक्टर्स नॉन जीरो नॉन पैरेलल होने के बाद जो अगली बात है वो ये है कि या तो तीनों वेक्टर्स का सम 0 हो या 2 वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर हो, तो वो 3 वेक्टर्स ट्रायंगल बना रहे होंगे। हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, कंडीशन जो है हम यहां लिखेंगे 3
नॉन जीरो, नॉन पैरेलल vectors will form a triangle if one of the following will be true. इन दोनों में से एक कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए. Sum of three vectors is a जीरो वेक्टर. तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो जीरो वेक्टर आ जाए, या दूसरी कंडीशन मैंने कहा है वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू. सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स will be equal to third vector. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोई से तीन वेक्टर्स उस वक्त एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जब वो तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो हो, तीनों वेक्टर्स नॉन पैरेलल हो, और बाद में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, या तो तीनों वेक्टर्स का सम जीरो हो या किसी दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर हो. स्टूडेंट्स अब इन कंडीशंस को बेस बनाकर हम सॉल्व करते हैं अपना प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.2 का. स्टूडेंट्स हमें यहां पर बताया जा रहा है कि u, v और w रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z. सबसे पहले तो ये देख लें कि क्या ये तीनों वेक्टर्स नल वेक्टर्स तो नहीं है. वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स नल वेक्टर्स नहीं हैं, इनमें से कोई भी नल वेक्टर नहीं है. अब ये देख लें कि क्या इन तीनों में से कोई से दो आपस में कहीं पैरेलल तो नहीं है, कोई भी दो आपस में पैरेलल तो नहीं है. और उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि कोई एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल तो नहीं है. आप गौर करें तो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज माइनस i प्लस 3j माइनस k, और i प्लस 6j प्लस zk. स्टूडेंट्स कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल नहीं है. इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी नहीं है. अब हम आते हैं अपनी कंडीशंस की जानिब कि क्या हो रहा है यहां पर. क्या तीन वेक्टर्स का सम जीरो बन रहा है या किसी दो का सम तीसरे के बराबर बन रहा है. स्टूडेंट्स आप i कंपोनेंट्स को ऐड करके देखें. 2 माइनस 1 विल बी 1, 1 प्लस 1 विल बी 2. जीरो नहीं आ रहा, यानी पहली कंडीशन तो नहीं बन रही. अब दूसरी कंडीशन देखें. 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 3 6. इसका मतलब है कि u और v का सम w के इक्वल आ रहा है. 4 माइनस 1 विल बी 3. दोबारा से देखें. 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 3 6, 4 माइनस 1 इज 3. z की वैल्यू 3 आएगी. स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. हम यहां लिखेंगे सिंस u, v and w are sides of a triangle. By observation, we have u plus v इज इक्वल टू w. u और v का सम w के इक्वल आ रहा है. अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस v की वैल्यू, अब यहां पर माइनस i है, सो हम ये साइन चेंज कर लेते हैं. माइनस i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk. अब हम लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास
वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करते हैं। 2 minus 1 is 1, 3 plus 3 is 6 और 4 minus 1 is 3 is equal to I plus 6j plus zk। स्टूडेंट्स ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इक्वेटिंग कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 और यही हमें मालूम करना था। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 6 की जानिब।